हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको प्रबंध के बारे में पढ़ाया था, उसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। तो देखिए, इसमें अब आता है इसमें प्रबंध के कार्य। अब प्रबंध के कार्य क्या है, तो देखिए इसमें कि प्रबंध एक नवीन तथा विकासशील विज्ञान है और प्रबंध के कुछ कार्यों को निश्चित कर दिया गया है तथा कुछ कार्य विकास की गति में है तथा कुछ कार्यों का निर्धारण भविष्य की परिस्थितियों पर रहेगा। इसके बाद फिर जो आर लूथर गुलिक हैं, तो लूथर गुलिक ये लोक प्रशासन के विद्वान हैं, ठीक है। तो इन्होंने प्रबंध के 7 कार्य बताए थे। तो इन्होंने 7 कार्य कौन कौन से बताए हैं, तो इसको एक हमने शॉर्ट फॉर्म में तैयार किया है। तो इसका जो छोटा रूप है वह होता है पोका डीएससी, है ना। तो पोका डीएससी नामक शब्द से इसको संबोधित किया गया है, जो इन्होंने लूथर गुलिक ने 7 कार्य बताए हैं। तो इन 7 कार्यों की व्याख्या इस प्रकार है। तो पहला कार्य देखिए इसमें योजना बनाना, ठीक है। अब योजना बनाना जिसको इंग्लिश में प्लानिंग कहा जाता है। तो इसमें देखिए कि कार्य आरंभ से पूर्व या कार्य को प्रारंभ करने से पहले पूर्व में ही किए जाने वाले कार्यों की योजना बनाना आवश्यक होता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना योजना के अगर कोई भी कार्य हम करेंगे तो वह कार्य हमें या उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पहले उसकी योजना बनाना जरूरी होता है। योजना के द्वारा लक्ष्य तथा उसको प्राप्त करने की कार्यविधियां निर्धारित की जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर योजनाएं अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दोनों ही बनाई जाती है। योजना स्वयं एक निर्णय है और जिसे निश्चित समय पर पूरा करना आवश्यक होता है, और यह एक प्रकार की प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इन्होंने पहला कार्य बताया है इसका प्रबंध का। दूसरा देखिए इसमें संगठन बनाना। तो लूथर गुलिक का कहना था कि संगठन दायित्वों एवं अधिकारों के संबंधों से युक्त स्थितियों का एक ढांचा होता है, और ऐसा ढांचा जो बताता है कि कौन क्या करता है, ठीक है। इसमें कार्य की स्थितियां निश्चित की जाती है और यह भी निश्चित किया जाता है कि एक स्थिति के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा और विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति के दायित्वों और अधिकार क्या होंगे, ठीक है, उनमें परस्पर संबंध क्या होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि संगठन से हमारा अभिप्राय निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मोर्चाबंदी से होता है, ठीक है। तो कोई भी हम देखते हैं कि कोई भी कार्य अगर हम संगठित होकर करेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता शीघ्र प्राप्त होती है, ठीक है। और अगर संगठन नहीं होगा तो कोई भी उद्योग नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर कोई भी यदि आप कार्य करेंगे तो बिना संगठन के कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। और जितने भी हम देखते हैं आज बड़े बड़े उद्योग के कंपनी है, यहाँ तक कि हमारी सरकार भी है, तो ये संगठन के माध्यम से संचालित होते हैं। इसके बाद देखिए फिर अगला कार्य इन्होंने बताया है समन्वय करना, ठीक है। तो इसमें देखिए कार्यों और प्रयासों में संतुलन, एकात्मकता तथा समय की एक रूपता को स्थापित करने को समन्वय कहते हैं। समन्वय को आप सरल शब्द में याद रख सकते हैं, प्रयत्नों की समकालिकता, ठीक है। मतलब इसमें सहयोग सभी का साथ साथ होना चाहिए, एक दूसरे का तालमेल होना इसमें जरूरी होता है। आजकल सरकारी क्रियाकलापों का आकार इतना बढ़ गया है कि हर कदम पर समन्वय की समस्या उपस्थित हो जाती है। जब तक प्रबंध अपने इस उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतः सतर्क नहीं है, इसकी सफलता संदेहास्पद है। आ रहा समझ में? तो इसमें हम देखते हैं कि अगर समन्वय नहीं होगा तो किसी भी कार्य में हमें सफलता भी नहीं मिलेगी। तो कार्य को करने से पहले समन्वय करना, तालमेल करना बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में, परिवार में अगर कोई कार्य होता है तो पहले आप तालमेल बैठाते हैं कि हमें ये कार्य करना है या नहीं करना है, तो सब उस पर एक बार विचार करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर निर्णय लिया जाता है। तो ऐसे ही कोई भी संगठन हो तो संगठन में समन्वय का होना जरूरी होता है, तब वह संगठन सफल होता है या वह उद्योग या फिर कोई भी कंपनी सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें प्रेरित करना या कार्य में प्रवृत्त करना, जिसको इंग्लिश में एक्चुएटिंग और मोटिवेटिंग कहा जाता है, ठीक है।
तो जो पोका डीएससी हमने आपको बताया है, लूथर गुलिक के द्वारा बताया गया एक शब्द है संक्षेप में, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो पोका डीएससी, उसमें अगला आता है ये प्रेरित करना या कार्य में प्रवृत्त करना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कि इसमें क्या होता है, तो यह प्रबंध के मानवीय संबंधों का प्रमुख कार्य है। और इसके तत्व क्या है, तो इसके कुछ तत्व जो आपको ध्यान रखना है। तो पहला तत्व इसमें आता है अच्छे कर्मचारियों का चयन करना है। तो जो कर्मचारी जो कार्य करने के योग्य है उसको उसी पद पर रखना चाहिए। इसके बाद फिर उस कर्मचारी को आवश्यक निर्देश भी समय समय पर देना जरूरी होता है। इसके बाद फिर संचार व्यवस्था के द्वारा योजनाओं, नीतियों, कार्यविधियों तथा निर्णयों को सूचित करना होता है। इसके बाद फिर कार्यों में भाग लेना, कार्यों का फिर मूल्यांकन भी करना जरूरी होता है कि कार्य ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर परामर्श देना, फिर मनोबल बढ़ाना। इसके बाद फिर स्वतः कार्य करने की इच्छा जागृत करना। इसके बाद फिर संस्था में करिश्माई नेतृत्व प्रदान करना। ठीक है, तो जिस संगठन में या जिस संस्था में हम काम करते हैं तो वहां पर जो भी उच्चाधिकारी होता है उसका नेतृत्व अच्छा होना बहुत अनिवार्य होता है। अगर संगठन में, संस्था में नेतृत्व अच्छा होगा तो कोई भी संगठन जल्दी विकास करेगा, और अगर नेतृत्व ठीक नहीं होगा तो उस संगठन का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी पद पर सेलेक्ट होते हैं तो आपको नेतृत्व अपने संगठन में ठीक ढंग से करना है। इसके बाद आगे देखिए, अगला आता है निर्देश देना, डायरेक्टिंग। ठीक है, उक्त चारों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रबंध को हमेशा निर्देश देने के लिए तत्पर रहना पड़ता है, और जिसमें या जिससे किसी कार्य में समय, श्रम तथा पूंजी के दुरुपयोग को रोका जा सके। और जो निर्देश होता है, तो निर्देश का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रबंध के निर्णयों को बनाए रखना होता है तथा प्रत्येक कर्मचारी को कार्य सौंपना होता है। ठीक है, कि किस कर्मचारी का कौन सा कार्य होगा, ये उस समय समय पर निर्देश देना पड़ता है किसी भी संगठन में या संस्था में। इसके बाद फिर निर्देशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि निर्णय को क्रिया में परिणत करना है, जिससे समूह को प्रेरणात्मक शक्ति प्राप्त होती रहे। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें नियुक्तियां। तो नियुक्तियां करना या जिसे हम स्टाफिंग कहते हैं, तो लूथर गुलिक ने कहा है कि एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है प्रबंध का, तो प्रबंध के सामने कर्मचारियों की नियुक्ति करना, ये इसका प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिससे संस्था की योजना को कार्यान्वित किया जा सके। नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारियों का चुनाव, उनकी भर्ती तथा संगठन संबंधी क्रियाएं आती है। ठीक है, तो जब भी संगठन में किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो किस पद पर कौन कर्मचारी रहने योग्य है, कार्य करने योग्य है, तो उस हिसाब से नियुक्ति की जानी चाहिए। जो व्यक्ति जिस पद के योग्य होता है उसे उसी पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला आता है नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। तो नियंत्रण प्रबंध का ये 7वां शस्त्र होता है, और इस कार्य के द्वारा, ठीक है, तो इस कार्य के द्वारा प्रबंध क्या होता है, तो देखिए इसमें कार्यों के माप निश्चित करता है। इसके बाद फिर व्यक्ति और समूह में कार्यों को मापता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि योजनाबद्ध पथ से विचलन होने पर, मतलब अलग होने पर, ठीक है, तो विचलन होने पर सुधार तथा विकास के सामूहिक निर्णय तथा सुधारवादी कार्यक्रम या उपचारों को अपनाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये लूथर गुलिक के द्वारा बताए गए 7 कार्य हैं प्रबंध के, जो आपको ध्यान रखना है। इनको आप इनके प्रथम अक्षर के नाम से याद रख सकते हैं, पोका डीएससी। ठीक है, अब इसके बाद में लूथर गुलिक ने कहा है कि एक और विधि होती है जिसको कहते हैं पर्ट, शॉर्ट फॉर्म में उसे पर्ट कहते हैं। और जो पर्ट होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है पर्ट का प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रोग्राम मूल्यांकन तथा निरीक्षण तकनीक। इसको शॉर्ट फॉर्म में पर्ट कहते हैं, तो जिसे आमतौर पर हम पर्ट के नाम से जानते हैं, और इसका प्रयोग नियोजन तथा नियंत्रण में होता है। ठीक है, इस पर्ट जैसी टेक्निक का या तकनीक का उपयोग नियोजन करने में और नियंत्रण करने में से अधिक सहायता प्राप्त होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड।
अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें लूथर गुलिक ने जो कार्य बताए थे प्रबंध के, उसके अलावा और भी कुछ अन्य कार्य है। तो देखिए इसमें प्रबंध का अगला कार्य आता है निर्णय लेना। ठीक है, तो निर्णय लेना तथा नेतृत्व करना, ये प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। व्यवसाय की स्थापना से लेकर उसके समाप्त होने तक या उसके समापन तक प्रबंध को अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं। ठीक है, और सामान्यतः प्रबंधक जो भी कार्य करते हैं वह निर्णय पर आधारित रहते हैं। संस्था के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक उपायों में से सर्वोत्तम उपाय का चुनाव करना ही निर्णय लेना कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है संचालन या ऑपरेशन। तो संगठन को क्रियाशील करने तथा निरंतर बनाए रखने के लिए एक कुशल संचालन की आवश्यकता होती है, और संचालन का उद्देश्य निर्देशन द्वारा समय, श्रम एवं पूंजी के अपव्यय को रोकना होता है, और संस्था के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक संगठन में कार्यरत व्यक्ति या कार्यरत जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको आवश्यक निर्देश देता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है इसमें नव प्रवर्तन। तो नव प्रवर्तन, इसको नवाचार भी कहा जाता है और इंग्लिश में इनोवेशन कहते हैं। तो आधुनिक प्रबंध विशेषज्ञ नव प्रवर्तन को भी प्रबंध का कार्य मानते हैं, और जो नए विचारक होते हैं तो नए विचारों का सृजन ही वास्तव में नव प्रवर्तन होता है। और प्रबंध के नव प्रवर्तन संबंधी कार्य पर ड्रकर ने सबसे अधिक जोर दिया है। तो जो पीटर ड्रकर, जो कि एक लोक प्रशासन के विद्वान हैं, तो इन्होंने इस नव प्रवर्तन पर अधिक बल दिया है या अधिक जोर दिया है। इसके बाद फिर प्रबंधकों को संस्था के उद्देश्य प्राप्त करने तक ही अपने कर्तव्यों की समाप्ति नहीं समझना चाहिए। उन्हें संस्था के विकास तथा नवीन परिवर्तन लाने पर जोर देना चाहिए। प्रबंधक को समय के साथ साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए तथा उससे प्रगतिशील विचारों का होना जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है संदेश वाहन, जिसको हम मैसेंजर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, तो अगला काम है प्रबंध का कि समाचारों का आदान प्रदान भी करना जरूरी होता है, और प्रबंध के द्वारा जो समाचार का आदान प्रदान होता है उसी को हम संदेश वाहन कहते हैं, और संदेश वाहन को प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य कहा जाता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें कि इसके माध्यम से ही प्रबंधक अपने विचारों से अधीनस्थों को अवगत कराता है और इन्हें आदेश भी देता है। ठीक है, और कार्य के आवंटन की सूचना देता है, और संदेश वाहन प्रबंध को क्रियाशील रखता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 मूलभूत कार्य हैं। तो टेरी ने भी कुछ कार्य बताए हैं प्रबंध के, तो इनके द्वारा बताए गए 4 कार्य हैं। तो ये 4 कार्य कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए, इसमें पहला कार्य हो जाता है योजना बनाना, दूसरा होता है क्रियाशील करना, तीसरा होता है संगठन बनाना, चौथा होता है नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये टेरी, ये भी एक लोक प्रशासन के विद्वान रहे हैं, तो इन्होंने प्रबंध के 4 कार्य बताए हैं। तो ये आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेरी के अनुसार 4 कार्य कौन कौन से हैं, तो ये चारों कार्य आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के कार्यों में पोकॉक को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कार्यों में पोकॉक को शामिल किया है। तो ये पोकॉक क्या है, तो इन्होंने भी जो भी इन्होंने कार्य बताए हैं उसके प्रथम अक्षर से मिलाकर इसे पोकॉक शब्द को बनाया है, या पोकॉक शब्द इन्होंने निर्मित किया है। तो देखिए इसमें जो पोकॉक शब्द होता है इसका प्रथम अक्षर जैसे पी है, तो पी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लानिंग, मतलब योजना बनाना होता है। इसके बाद फिर दूसरा होता है यहाँ पर ओ, तो ओ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग, मतलब संगठन बनाना। इसके बाद फिर तीसरा अक्षर आता है यहाँ पर सी, तो सी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमांड, तो कमांड मतलब क्या हो जाता है, आदेश देना। ठीक है, तो प्रबंध में आदेश देना भी जरूरी होता है, योजना बनाना जरूरी होता है, संगठन बनाना जरूरी होता है। इसके बाद फिर अगला शब्द आता है इसमें सीओ, तो सीओ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीओ से यहाँ पर हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय करना है। तो किसी भी संगठन में, किसी भी संस्थान में समन्वय की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, बिना समन्वय के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। इसके बाद फिर अगला आता है यहाँ पर सी,
तो सी से यहाँ पर लास्ट में क्या हो जाएगा, कंट्रोल। कंट्रोल को हिंदी में क्या कहा जाएगा, नियंत्रण करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। तो हेनरी फेयोल ने प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य बताए थे जो आपको ध्यान रखना है। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध के कार्य लिखिए, तो ये आपको लिखना होगा 5 कार्य। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं पॉकॉक। ठीक है, इसके बाद फिर अब अगला देखिए सेक्युलर हडसन का दृष्टिकोण। तो सेक्युलर हडसन अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो ये क्या कहते हैं देखिए, तो प्रबंध के कार्य अधिक व्यापक होते हैं। तो सेक्युलर हडसन ने कहा था कि जो प्रबंध होता है इसके कार्य बहुत होते हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने नीति निर्धारण, इसके बाद फिर सत्ता को सुरक्षित रखना या सुरक्षित करना, इसके बाद फिर सत्ता का उपयोग करना, फिर योजना निर्माण, इसके बाद फिर बजट बनाना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, प्रतिवेदन, नेतृत्व, नियंत्रण, ये इन सभी को शामिल किया है सेक्युलर हडसन ने प्रबंध के कार्य में। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्युलर हडसन के अनुसार प्रबंध के कार्य बताइए, तो ये कार्य आपको लिखना है 3 नंबर में, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रबंध के साधन। अब प्रबंध के साधन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला साधन होता है पूंजी। तो प्रबंध के लिए पूंजी बहुत जरूरी होती है, अगर पूंजी नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो प्रबंध हो ही नहीं पाएगा। दूसरा होता है मशीन। ठीक है, तो दूसरा साधन है मशीन। तीसरा साधन है कच्चा माल। चौथा साधन है पद्धतियाँ। पांचवा ठीक है, तो 5वां साधन है इसमें मानव शक्ति। तो ये 5 साधन है प्रबंध के फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रबंध के साधन बताइए, तो ये 5 साधन आपको लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है प्रबंध की तकनीक। तो प्रबंध की तकनीक के अंतर्गत लूथर गुलिक ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो लूथर गुलिक ने प्रबंध की तकनीक बताई है, जिसको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में पोस्ट कॉर्ब कहा है। ठीक है, तो पोस्ट कॉर्ब यह भी जो भी उनके 7 टेक्निक इन्होंने बताई है, तो 7 तकनीक का पहला अक्षर से मिलाकर इन्होंने पोस्ट कॉर्ब शब्द को बनाया है। ठीक है, तो इसमें देखिए तो प्रबंध के कार्यों को व्यवस्थित एवं पूर्णता प्रदान करने के लिए लूथर गुलिक ने समस्त प्रबंध की कार्य प्रक्रिया को पोस्ट कॉर्ब में उन्होंने संयोजित किया है। इसके बाद फिर जो अत्यधिक उपयोगी महत्वपूर्ण सिद्ध भी हुआ है। और पोस्ट कॉर्ब शब्द, तो पोस्ट कॉर्ब शब्द अंग्रेजी भाषा के 7 अक्षरों से मिलकर बनाया गया है, जो 7 शब्दों का प्रथम अक्षर का संकेतक होता है। जो संक्षेप में, तो इसको संक्षेप में हम कह सकते हैं नियोजन मतलब प्लानिंग, संगठन मतलब इसको ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, फिर कार्मिक मतलब स्टाफ, इसके बाद फिर निर्देशन मतलब डायरेक्शन, फिर इसके बाद में समन्वय मतलब इसके लिए हो जाता है ये कोऑर्डिनेशन, फिर इसके बाद में प्रतिवेदन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिपोर्ट, फिर इसके बाद में लास्ट में आता है बजट। ठीक है, तो ये 7 अक्षरों से मिलाकर इन्होंने पोस्ट कॉर्ब शब्द को बनाया है। तो देखिए इसको थोड़ा विस्तृत रूप में आगे। तो अगला जाता है इसमें प्लानिंग। तो पोस्ट कॉर्ब में प्रथम अक्षर आता है पी, और पी से यहाँ पर बनाया उन्होंने प्लानिंग लूथर गुलिक ने, जिसका हिंदी अर्थ होता है योजना बनाना। तो इसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक संगठन में कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए संसाधनों का उचित उपयोग आवश्यक होता है, और इस हेतु समय अनुरूप योजना की रूपरेखा निर्माण तथा कार्यनीति का निर्धारण करना ही नियोजन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा उन्होंने बताया ओ, तो ओ से उन्होंने बनाया था ऑर्गेनाइजिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है संगठित करना। तो उनका तात्पर्य था या इसका तात्पर्य है कि संगठन निर्माण नहीं बल्कि उद्देश्य के अनुरूप कार्यों तथा प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थीकरण है, जिससे कि समस्त मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को उपयोग में लाया जा सके। इसके बाद फिर अगला आ जाता है स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग जिसका हिंदी अर्थ होता है कार्मिकों की व्यवस्था करना। तो सांगठनिक आवश्यकता अनुरूप कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, वर्गीकरण, वेतन, उनकी पदोन्नति तथा उनका स्थानांतरण आदि कार्य को इसमें शामिल किया गया स्टाफिंग में। ठीक है, तो जो कर्मचारी जिस पद के योग्य है उसे उस पद पर नियुक्त करना। इसके बाद फिर उनका वेतन कितना होगा, फिर
जो व्यक्ति जिस पद पर कार्य कर रहा है उसकी पदोन्नति करना भी जरूरी होती है। इसके बाद फिर उसका ट्रांसफर करना है अगर, तो इन सभी को लूथर गुलिक ने किस में शामिल किया गया, स्टाफिंग के अंतर्गत उन्होंने शामिल किया है। इसके बाद फिर अगली टेक्निक आती है डायरेक्टिंग। तो डी फॉर डायरेक्टिंग उन्होंने बनाया है, जिसका अर्थ होता है निर्देश देना। तो प्रक्रिया के व्यवस्थित संचालन हेतु उच्च अधिकारी द्वारा समय समय पर अपने अधीनस्थों को निर्देश देना जरूरी होता है, क्योंकि अधीनस्थों को कभी कभी कुछ ऐसी समस्याएं आती है जिसका वो निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो फिर उस समस्या के अनुरूप निर्देश देते हैं उच्चाधिकारी। ठीक है, इसलिए इसमें निर्देश की आवश्यकता होती है। इसके बाद फिर अगली टेक्निक आती है कोऑर्डिनेशन। तो सीओ से बनाया उन्होंने कोऑर्डिनेशन, मतलब समन्वय करना। तो इसको आप एक शब्द में याद रख सकते हैं, प्रयत्नों की समकालिकता। तो सांगठनिक एकरूपता बनाए रखने के लिए तथा कार्यों में जटिलता, बिखराव, दबाव तथा इनसे आने वाली जो समस्याएं होती हैं तो उनको रोकने के लिए कोऑर्डिनेशन या समन्वय बहुत जरूरी होता है। इसके बाद फिर अगला आता है यहाँ पर आर फॉर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन देना। तो उच्च एवं अधीनस्थों के मध्य समन्वय बनाए रखने तथा संगठन को प्रगतिशील बनाए रखने के लिए निम्न से शीर्ष की ओर प्रतिवेदन को भेजा जाता है। तो किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में हम देखते हैं कि जो भी कार्य किया जाता है तो जो अधीनस्थ होगा, अधीनस्थ के द्वारा जो कार्य किया गया उसकी रिपोर्ट वह अपने उच्चाधिकारी को देता है। ठीक है, अब चाहे ये सरकारी संगठन हो चाहे कोई निजी संगठन हो, तो सभी संगठनों में ये प्रतिवेदन नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, दोनों प्रशासन में, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों में ही। इसके बाद फिर अगला आता है बजट। बी फॉर बजटिंग, तो बजट बनाना। तो समस्त प्रबंध की प्रक्रियाओं का संचालन वित्त पर ही निर्भर होता है। बिना वित्त के या बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता। अतः बजट निर्माण द्वारा आय व्यय का आकलन करना जरूरी होता है। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना हमें लाभ हुआ है, कितनी हमें हानि हुई है, इन सभी का एक बजट तैयार करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है। तो लूथर गुलिक के द्वारा प्रबंध की बताई गई ये टेक्निक होती है जो आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक के द्वारा प्रबंध की टेक्निक कौन कौन सी होती है, तो ये टेक्निक आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर अब देखिए पोस्ट कॉर्प की आलोचना। तो जिस पोस्ट कॉर्प के बारे में हमने आपको बताया है तो इसकी आलोचना भी की जाती है। देखिए इसमें से आलोचना किस आधार पर की जाती है। तो प्रबंधन का मूल उद्देश्य मितव्ययिता। तो मितव्ययिता का अर्थ होता है यहाँ पर कंजूस टाइप का। ठीक है, तो कम खर्च करके ज्यादा पैसा बचाना, ये मितव्ययिता होगी। मतलब आवश्यकता के अनुसार पैसे खर्च करना, फालतू पैसे बिल्कुल नहीं खर्च करना है, उसको कहते हैं मितव्ययिता। मतलब पैसे बचाना, कंजूस टाइप का। तो मितव्ययिता एवं दक्षता के साथ लोकहित एवं कल्याणकारी कार्यों को पूरा करना है जिनका उल्लेख पोस्ट कॉर्प में नहीं होता। इसके बाद फिर अगला आता है कि मानव संबंधी विचारकों के दृष्टिकोण में पोस्ट कॉर्प मात्र निर्जीव मशीन तंत्र मात्र है ये, जहां मानवीय संवेदनाओं की अवहेलना की जाती है, जबकि प्रक्रियाओं का संचालन एक कला होता है जहां मानव के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक व्यवहार को देखा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला आता है, लेविस मेरियम ने कहा है कि यह सिद्धांत अत्यंत स्वेच्छाचारी, काल्पनिक एवं संकुचित है और जिसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगली आलोचना होती है इसकी कि यह प्रबंध के समस्त आयामों को पूरा नहीं करता क्योंकि इसमें नीति निर्माण, कानून निर्माण, निर्णयन, जनसंपर्क जैसी प्रक्रियाओं का वर्णन नहीं है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है प्रबंध की पोस्ट कॉर्प प्रक्रियाएं सभी प्रकार के समूहों जैसे परिवार, दुकान, मित्र समूह आदि में देखी जा सकती है, अतः यह विशिष्ट तकनीक नहीं कही जा सकती। तो इन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है पोस्ट कॉर्प की। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पोस्ट कॉर्प की आलोचना लिखिए, तो 5 नंबर में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए पोस्ट कॉर्प के दोष। तो पोस्ट कॉर्प के दोष कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें पहला आता है कि लेविस मेरियम ने कहा है कि इसमें विषय ज्ञान का अभाव पाया जाता है और इसमें सैद्धांतिक अध्ययन पर अधिक जोर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद फिर
यह दृष्टिकोण अत्यंत संकीर्ण है, क्योंकि ये 7 क्रियाएं तो घर, मंदिर, सेना इत्यादि में कहीं भी देखी जा सकती है। अतः इनसे लोक प्रशासन के क्षेत्र विशेष की व्याख्या नहीं होती। इसके बाद फिर अगला आता है कि पोस्टकॉर्ब लोक उद्देश्य की चर्चा नहीं करता है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है हाथोर्न प्रयोग। अब हाथोर्न प्रयोग क्या है? तो एल्टन मेयो का नाम सुना होगा आपने। तो एल्टन मेयो ने मानव पर एक फैक्ट्री में, वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उन पर उन्होंने यह प्रयोग किया था, एल्टन मेयो ने। ठीक है, हाथोर्न जिसे कहा जाता है। तो हाथोर्न प्रयोग ने यह सिद्ध कर दिया था कि लोक प्रशासन एक मानवीय कला है और इसे मशीन की तरह नहीं गढ़ा जा सकता। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये इस प्रकार से इसके पोस्टकॉर्ब के दोष भी कुछ बताए गए हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है प्रबंध का क्षेत्र। अब प्रबंध का जो क्षेत्र होता है यह अत्यंत व्यापक होता है, बड़ा होता है, जहां भी किसी कार्य को करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं तथा इसके लिए नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा, निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है और वही प्रबंध प्रक्रिया भी प्रयुक्त की जाती है। इसके कुछ क्षेत्र हैं जो आपको याद रखना होगा। तो प्रबंध के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला क्षेत्र देखिए इसमें विकास प्रबंध। ठीक है, तो विकास के लिए भी प्रबंध की आवश्यकता होती है, तो विकास प्रबंध ये पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है उत्पादन प्रबंध, तीसरा है कार्मिक प्रबंध, चौथा है रखरखाव प्रबंध, अगला है फिर कार्यालय प्रबंध। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है वितरण प्रबंध, फिर अगला आ जाता है विपणन प्रबंध, फिर वित्तीय प्रबंध। तो ये सब इसके प्रबंध के क्षेत्र होते हैं। हर जगह प्रबंध की आवश्यकता होती है, हर जगह। बिना प्रबंध के अगर कोई भी कार्य करेंगे हम तो ठीक से कार्य नहीं हो पाएगा। इसके बाद फिर अब अगला देखिए इसमें प्रबंध के स्तर। अब प्रबंध के स्तर कौन कौन से होते हैं? तो प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, एक उच्च स्तर, दूसरा मध्य स्तर, तीसरा निम्न स्तर। ये 3 स्तर होते हैं फ्रेंड। अब इसमें पहला स्तर देखिए उच्च स्तरीय प्रबंध। ठीक है, अब उच्च स्तरीय प्रबंध इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है इसमें? तो देखिए, तो यह संगठन के वरिष्ठतम कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। तो यह सामान्यतः चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य प्रचालन अधिकारी और प्रधान तथा उप प्रधान आदि इसके अंतर्गत आते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध में। इसमें मोस्टतम या जो मोस्टली इसमें वरिष्ठतम अधिकारी आते हैं, जो उच्च अधिकारी होते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद फिर आता है मध्य स्तरीय प्रबंध। ये उच्च प्रबंधकों एवं नीचे स्तर के बीच की कड़ी होते हैं और ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ एवं प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। इन्हें सामान्यतः विभाग प्रमुख कहा जाता है या फिर परिचालन प्रबंधक कहा जाता है या फिर संयंत्र अधीक्षक भी इन्हें कहा जाता है। अब इनके कुछ कार्य होते हैं जो मध्य स्तरीय प्रबंध होते हैं, तो इसके कुछ कार्य हैं। तो पहला कार्य आ जाता है इनका कि उच्च प्रबंधकों के द्वारा बनाई गई योजना की व्याख्या करना। दूसरा होता है इनका कार्य कि अपने विभाग के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें उन्हें आवश्यक कार्य एवं दायित्व सौंपा जाता है। फिर इसके बाद में अगला कार्य है कि इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य विभागों में फोरमैन एवं पर्यवेक्षक निम्न स्तर पर आते हैं। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं और इनके अधिकार एवं कर्तव्य उच्च प्रबंधकों के द्वारा बनाई गई योजनाओं के द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ये प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। तो 3 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछें वैसा आपको आंसर देना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के टॉपिक में आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन या 11 नंबर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।